हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार उद्धव क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज की इस सेशन में देखेंगे हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2025 में जो आपके 5 मार्च में फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं फ्रेंड्स, उस क्वेश्चंस को देखेंगे। सारे क्वेश्चंस फ्रेंड्स आपके जो है एग्जाम पे पूछे गए क्वेश्चंस है उसी क्वेश्चंस है। हालांकि फ्रेंड्स एक दो प्रश्न इधर उधर हो सकते हैं और उनके साथ में फ्रेंड्स जो क्वेश्चन पूछे गए उससे रिलेट करके भी आज की सेशन में देखेंगे। और फ्रेंड्स आज के प्रश्न जो है फ्रेंड्स आपके काफ़ी ईजी लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए फ्रेंड्स एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। सारे क्वेश्चन जो होंगे फ्रेंड्स हमारे ऑनलाइन और फॉर्म पे होंगे ताकि हम लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर कर सके। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था फ्रेंड्स आपके, पहला तो नहीं कह सकते, इधर उधर हो सकते हैं क्योंकि फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो भेजे गए हैं फ्रेंड्स आपके स्टूडेंट के रिव्यू के द्वारा ही ये क्वेश्चन भेजे गए हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको था फ्रेंड्स आपके पॉलिटिक्स से संबंधित क्वेश्चन था। क्वेश्चन था आपके अनुच्छेद 21 को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये जो संविधान जो फ्रेंड्स आपके अनुच्छेद 21 को एक जो जोड़ा गया था आपके जो है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के जरिए जोड़ा गया था। इसका आपके राइट आंसर हो जाता है। इनके साथ फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखिएगा इससे रिलेट करके। इस संविधान संशोधन के जरिए 6 से 14 साल के बच्चों को जो मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया। साथ ही फ्रेंड्स यह अधिकार जो है मौलिक अधिकार के तौर पर गारंटी किया गया और ये जो फ्रेंड्स आपको मौलिक अधिकार के अंतर्गत रख दिया गया आपके किसको, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा के रूप में रखा गया। इनके साथ ही फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था आपके दो आब का अर्थ क्या होता है। दो आब का अर्थ क्या होता है ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसके जो राइट आंसर होते हैं फ्रेंड्स आपके दो नदियों के बीच की भूमि को जो है दो आब कहा जाता है। यह शब्द जो है फारसी भाषा से लिया गया है। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, इस बार अगर दो आब का अर्थ पूछ लिया गया तो ये अब ये सवाल पूछ सकते हैं कि दो आब का जो है किस भाषा का शब्द है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स आपके फारसी भाषा का शब्द है। दो आब शब्द का इस्तेमाल जो है खासतौर पर भारतीय उपमहाद्वीप में होता है और ये दो आब शब्द जो है फ्रेंड्स आपके खासतौर पर जो है भारतीय उपमहाद्वीप में इसका उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन से हमारा पूछा गया था भारतीय संविधान में सामाजिक कल्याण निर्देशक सिद्धांत मोटे तौर पर किस सिद्धांत के श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ये सामाजिक कल्याण की अवधारणा जो है फ्रेंड्स आपके किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। इसके राइट आंसर जो होते हैं फ्रेंड्स आपके जो है आपके भारतीय संविधान के सामाजिक कल्याण निर्देशक सिद्धांत यानी सामाजिक कल्याण निर्देशक सिद्धांत गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी सिद्धांत के श्रेणियों में आते हैं। तो ध्यान रखिए इसका जो राइट आंसर होता है फ्रेंड्स आपके गांधीवादी सिद्धांत हो जाता, उदारवादी सिद्धांत हो जाता और समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ये ऑप्शन पे निर्भर करेंगे फ्रेंड्स, ये ऑप्शन हमें प्रॉपर नहीं मिल पाते इसलिए फ्रेंड्स थोड़े इधर उधर हो सकते हैं। फिर भी फ्रेंड्स आप ध्यान रखिएगा भारतीय संविधान से सवाल पूछे जाते हैं और इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा आपके ये सवाल पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था विशाल स्नानागार जो है की खुदाई किस हड़प्पा स्थल से हुई थी। विशाल स्नानागार जो है फ्रेंड्स आपके हड़प्पा के किस स्थल से खुदाई के दौरान प्राप्ति हुई थी। तो आपके मोहनजोदड़ो से जो है फ्रेंड्स आपके विशाल स्नानागार की प्राप्ति हुई थी। अगला पूछा गया था फ्रेंड्स आपके मौर्य वंश के शासकों का क्रम पूछा गया था। तो हमें तो फ्रेंड्स प्रॉपर शासक के नाम नहीं मिले हैं और ना ही कार्यकाल मतलब कि पता चले हैं। इससे ध्यान रखिए फ्रेंड्स आप लोग सारे शासकों का क्रम मैं एक बार बता दे रहा हूँ, इसको अध्ययन कर लीजिए। सबसे पहला शासक जो बना था आपके चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही फ्रेंड्स आपके मौर्य वंश की स्थापना की जाती है। उसके बाद शासक बनते हैं बिंदुसार बनते हैं, उसके बाद अशोक बनते हैं, उसके बाद दशरथ मौर्य बनते हैं, उसके बाद संप्रति बनते हैं। जबकि अगला शासक बना था फ्रेंड्स आपके जो है संप्रति के बाद आपके शालीशुक बनते हैं, उसके बाद देववर्मन बनते हैं, उसके बाद सत्यवर्धन मौर्य बनते हैं और बृहदत्त बनते हैं। तो ये क्वेश्चन जरूर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। आपके मौर्य वंश का जो अंतिम शासक बनता है वो बृहदत्त बनता है जिनका शासनकाल था 127 ईस्वी पूर्व से 150 ईसा पूर्व। ये जरूर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके ये सवाल पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपके सोमपेन जनजाति कहाँ पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपके ये सवाल जो है मैं कई बार करा चुका हूँ अपने सेशन में। तो ध्यान रखिए सोमपेन जनजाति जो है कहाँ पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाता है भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश में जो है आपके ये जनजाति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर्स के तौर पे पूछा गया था उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी किस पार्टी से संबंधित है। इसके आंसर हो जाता है फ्रेंड्स आपके भारतीय जनता पार्टी यानी कि फ्रेंड्स आप कह सकते हैं बीजेपी पार्टी से संबंधित था। इनके अलावा ध्यान रखिए फ्रेंड्स आपके रिलेट करके ये जो थे आपके 15वें मुख्यमंत्री के रूप में जो है सेवारत हैं। ये जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी जो हैं ये आपके उड़ीसा के 15वें मुख्यमंत्री हैं जो आपके बीजेपी पार्टी से संबंधित है। अगला पूछा गया था फ्रेंड्स आपके जो है आपके HIV के फुल फॉर्म पूछ लिए थे। जो HIV के फुल फॉर्म होते हैं फ्रेंड्स तो उसको ध्यान रखिएगा ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये हो जाते हैं फ्रेंड्स आपके HIV के फुल फॉर्म हो जाते हैं। इनके साथ ही फ्रेंड्स आप जो एड्स के जो है जरूर ध्यान रखिएगा जो होते हैं आपके एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये जरूर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अगली बार हो सकता है कि यही सवाल आपके पूछ लिए जाए क्योंकि फ्रेंड्स आपके जो फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में और थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मतलब कि सेम कैटेगरी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ पर अगर फुल फॉर्म पूछे जाते हैं तो आपके सेकंड शिफ्ट में भी जरूर है फुल फॉर्म पूछे जाएंगे। अगर किसी वन से संबंधित पूछे जाते हैं फर्स्ट शिफ्ट में तो ये जरूरी है कि आपके सेकंड शिफ्ट में भी जो है आपके वन से रिलेटेड पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके पूछा गया था COP29 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। इसके जो आयोजन किया गया था फ्रेंड्स आपके अजरबैजान के बाकू में इसका आयोजन किया गया था।
था। तो इसके आंसर जो होता है फ्रेंड्स आपके अजरबैजान के बाकू में इसका आयोजन हुआ था। और कब आयोजन हुआ था फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा, आपके 11 से लेकर के 22 नवंबर 2024 के बीच इसका आयोजन किया गया था। इनके साथ ही फ्रेंड्स आप ये भी ध्यान रखिएगा, COP30 का आयोजन जो होगा फ्रेंड्स आपके नवंबर 2025 में ब्राज़ील के बेलेम में आयोजित किया जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बनती है। अगला क्वेश्चन आपके पूछा गया था, इनमें से कौन सा मंत्रालय मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है। यानी मनरेगा कार्यक्रम के लिए कौन जिम्मेदार है, कौन सी संस्था जिम्मेदार है, तो ध्यान रखिए आपके ग्रामीण विकास मंत्रालय, इन्हीं के अंतर्गत जो है ये मनरेगा कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपके, आंध्र प्रदेश में गहन कृषि को किस नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही फ्रेंड्स हम लोग जो है और अन्य क्षेत्रों में किन के नाम से जाना जाता है वो भी जानना जरूरी होता है। तो ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश में जो है गहन कृषि को किस नाम से जाना जाता है। तो इससे पहले देख लेते हैं कि फ्रेंड्स अन्य क्षेत्रों में किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले गहन कृषि किसे कहते हैं, तो स्लैश एंड बर्न कृषि को झूम कृषि कहते हैं, यानी गहन कृषि को ही झूम कृषि कहते हैं। स्थानांतरित कृषि इनके अंतर्गत होती है। कर्तन एवं दहन कृषि जो है इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। उनके बाद आंध्र प्रदेश में जो है फ्रेंड्स स्थानांतरित कृषि को पोंडू के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा इस नाम से जाना जाता है, तो आपके पोंडू के नाम से जाना जाता है। उनके बाद ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स आपके मध्य प्रदेश में झूम कृषि को दहलिया व बेवर के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिए फ्रेंड्स आपके मध्य प्रदेश में पूछे जाने की संभावना बनती है। इनके अलावा ओडिशा में स्थानांतरित कृषि को कामन, विंगा और धाबी के नाम से जाना जाता है। जबकि राजस्थान में जो है फ्रेंड्स आपके झूम कृषि को बालरा या फिर बतरा के नाम से जाना जाता है। और झारखंड की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो झारखंड में जो है आप इसे कुरुआ के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स इन क्षेत्रों में जो अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपके, सितार का जनक किसे माना जाता है। तो आंसर जो होता है फ्रेंड्स आपके अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो जो फ्रेंड्स आपके सितार के जनक के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन साफ था आपके मुगल साम्राज्य से। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था फ्रेंड्स, इसका आंसर जो थे फ्रेंड्स आपके बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जो थे फ्रेंड्स आपके मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था। इनके अलावा फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स आपको अगर ये सेशन पसंद आ रही है, आपको सटीक जानकारी मिल रही है फ्रेंड्स, तो आप सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आप अगर फ्रेंड्स हमारे इस उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारा आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सके। क्वेश्चन ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स आपके बहादुर शाह जफर जो है वे अपने पिता अकबर द्वितीय के दूसरे पुत्र और उत्तराधिकारी थे। ये बहादुर शाह जफर जो थे अकबर द्वितीय के दूसरे पुत्र थे, ये भी ध्यान रखिएगा। 1857 की भारतीय विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने इन्हें दिल्ली से निर्वासित कर दिया था। ध्यान रखिएगा अंग्रेजों ने इसे दिल्ली से निष्कासित कर दिया था। अगला पूछा गया था आपके भारतीय संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। जो फ्रेंड्स आपके भारतीय संसद में राज्यसभा और लोकसभा होते हैं, उनमें से राज्यसभा होते हैं उसको ऊपरी सदन कहते हैं, और जो लोकसभा होते हैं उसे निचला सदन कहते हैं। तो उनमें से जो आपके राज्यसभा है उसमें जो है अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो आपके 250 सदस्य जो है फ्रेंड्स आपके अधिकतम हो सकते हैं। इनके अलावा पॉइंट्स ध्यान रखिए फ्रेंड्स आपके इनमें से जो 12 सदस्य होते हैं, आपके 12 सदस्यों को राष्ट्रपति चुनते हैं और बाकी 238 सदस्यों को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि के रूप में चुने जाते हैं। ध्यान रखिए फ्रेंड्स राज्यसभा जो आपके एक स्थायी सदन है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। अगला पूछा गया था आपके फ्रांस और भारत के मध्य कौन सा युद्ध अभ्यास होते हैं। ये करंट अफेयर्स के तौर पे पूछे जा चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा भारत और फ्रांस के बीच में जो है युद्ध अभ्यास कई सारे आयोजन होते हैं। अब ये इसका आंसर जो होगा फ्रेंड्स आपके ऑप्शन अनुसार निर्भर करेगा कौन से ऑप्शन इनमें से था। तो इसलिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, तीनों को जान जाएंगे कि भारत और फ्रांस के बीच कौन कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं। तो ध्यान रखिएगा आपके बरून होते हैं, गरुड़ होते हैं और शक्ति है जो है, ये युद्ध अभ्यास जो है आपके भारत और फ्रांस के बीच होते हैं। तो ध्यान रखिएगा बरून होते हैं, गरुड़ होते हैं और शक्ति होते हैं। ये तीनों अभ्यास जो है भारत और फ्रांस के बीच आयोजन होते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, कौन सा ज्वालामुखी है। यानी भारत का जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है अंडमान निकोबार में अवस्थित है। इस ज्वालामुखी का नाम क्या है, तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स आपके बैरन द्वीप ज्वालामुखी जो है इसका नाम है। अगला क्वेश्चन था हमारे 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था। तो ये फ्रेंड्स ये क्वेश्चन शायद ऑप्शन जो रहा होगा फ्रेंड्स आपके उपरोक्त में से सभी रहा होगा या फिर बोला होगा कि इनमें से कौन नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स हम लोग जो है 5-6 पॉइंट्स इससे जान जाएंगे कि 1857 की क्रांति का क्या क्या कारण था। सबसे पहला तत्कालिक कारण जो था फ्रेंड्स आपके चर्बी वाले कारतूस का प्रचलन था, जो अंग्रेज शासक के द्वारा जो फ्रेंड्स आपके चर्बी वाले कारतूस प्रयोग पर जो मजबूर किया गया वो एक कारण था। इसके अलावा राजनीतिक, सैन्य और सामाजिक दबाव भी इसका कारण था। भारतीयों की धार्मिक भावनाओं को आहत करना था और 1857 की क्रांति का मुख्य कारण के रूप में आगे बढ़ता गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल नहीं है। ये तो ऑप्शन पर निर्भर करेगा। तो ध्यान रखिए इनमें जो फ्रेंड्स आपके नेहरू सिद्धांत रहा होगा शायद आंसर, इसका आंसर हो जाता है नेहरू सिद्धांत, क्योंकि फ्रेंड्स आपके नेहरू सिद्धांत जो है फ्रेंड्स आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित नहीं है। ध्यान रखिए फ्रेंड्स आपको मैं ये टॉपिक इसलिए करा रहा हूँ फ्रेंड्स कि आप
एग्जाम से पहले ही सतर्क हो जाए आपके किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पॉलिटी से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हिस्ट्री से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, साइंस से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए ये सेशन लाने का मतलब है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स आपके ब्लड से रिलेटेड, तो उनमें से ब्लड से रिलेटेड फ्रेंड्स हमें तो सटीक क्वेश्चंस नहीं प्राप्त हुए, इस इनके अलावा फ्रेंड्स हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं श्वेत रक्त कणिकाओं को है WBC कहते हैं या फिर ल्यूकोसाइट कहते हैं। उसके बाद शरीर को संक्रमण और बीमारियों से लड़ने में मदद करती है, ये रक्त और लसिका ऊतकों में पाई जाती है। ये जो WBC जो है आपके रक्त में जो है लसिका ऊतक में पाई जाती है। श्वेत रक्त कोशिकाएं प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा है, और मानव शरीर में जो प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा किससे माना जाता है, तो आपके श्वेत रक्त कण को माना जाता है। अगला क्वेश्चन था आपके 1907 ईस्वी में किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने जर्मनी के स्टुटगार्ट में ध्वज, जिसे सप्तवर्षीय ध्वज के रूप में जाना जाता है, उसे किसने फहराया था। यानी सीधा सा क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स कि भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जो है जर्मनी के स्टुटगार्ट में ध्वज किसने फहराया था। तो आंसर हो जाते हैं फ्रेंड्स आपके मैडम भिकाजी कामा। मैडम भिकाजी कामा के द्वारा जो फ्रेंड्स आपके स्टुटगार्ट शहर में जो है आपके 1907 ईस्वी में झंडा फहराया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपको चिकित्सा में स्मॉल पॉक्स का अर्थ क्या है। चिकित्सा क्षेत्र में जो है स्मॉल पॉक्स का अर्थ क्या है, इसका आंसर हो जाता है फ्रेंड्स आपके मंकी पॉक्स होता है। एम पॉक्स का मतलब होते हैं आपके मंकी पॉक्स, यानी आप एक तरह से आप कह सकते हैं कि एम से ही आपके मंकी हो गया और बाकी पॉक्स का फॉक हो गया, जो कि मंकी पॉक्स वायरस के कारण होने वाला एक वायरल रोग है। ये भी ध्यान रखें फ्रेंड्स, आपके एग्जाम पे ये क्वेश्चन इस बार पूछे जा सकते हैं कि मंकी पॉक्स किससे होते हैं, प्रोटोजोआ से होते हैं, जीवाणु से होते हैं, वायरस से होते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, इसलिए मैंने फ्रेंड्स आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रूप में जो है इसे रखा है, ताकि आप इसके माध्यम से जो है फ्रेंड्स आप अच्छी तैयारी कर सकें और आने वाले एग्जाम से ही सतर्क हो जाए कि आपकी इस तरह क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनती है। तो ध्यान रखिएगा मंकी पॉक्स जो आपके वायरस के कारण होते हैं, और एम का अर्थ जो होता है फ्रेंड्स केवल बंदर में होता है। एम पॉक्स बीमारी जो है फ्रेंड्स आपके केवल बंदर में होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी। पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड भी सवाल पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है किस पर आधारित थी, तो इसका आंसर हो जाता है फ्रेंड्स आपके बुनियादी और पूंजीगत उद्योगों के विकास पर आधारित थी। इस योजना का मकसद था उन उद्योगों को प्रस्थापित करना, यानी इन उद्योगों का प्रस्थापित करना। महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, और ये दूसरी पंचवर्षीय योजना जो आधारित थी आपके PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स आपके भारत सरकार के अधिनियम से पूछा गया था। इनमें से ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करा दे रहा हूं मैं। 1991 ईस्वी में भारत सरकार ने आर्थिक नीति में बदलाव करके वैश्वीकरण की दिशा में कदम उठाए थे। इस बदलाव के जरिए भारत ने आयात निर्यात की नीतियों में सुधार किया और देश में प्रत्यक्ष विदेश निवेश की अनुमति दी। इस बदलाव में कोई आर्थिक नीति के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट्स देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट्स हो जाएंगे आपके क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत में इंग्लैंड के ताज के अधीन कर दिया गया, यानी भारत को इंग्लैंड के ताज के अधीन कर दिया गया। इसके आंसर हो जाते हैं फ्रेंड्स भारत शासन अधिनियम 1958। भारत शासन अधिनियम 1958 के तहत जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन से आपके भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका हनन करने वाली विधियां शून्य होगी, अर्थात ये विधियां न्यायिक समीक्षा के योग्य है। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो आपके अनुच्छेद 13 में कहा गया है। अगला क्वेश्चन से आपको पूछा गया था भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली संस्था कौन सी है। इसका आंसर हो जाता है फ्रेंड्स आपके टाटा ग्रुप कंपनी TCS सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली संस्था है। वहीं अगर दूसरी की अगर बात करें फ्रेंड्स कि दूसरी सर्वाधिक रोजगार देने वाली संस्था कौन है, तो आंसर हो जाता है आपके इंफोसिस। इंफोसिस जो है फ्रेंड्स आपके रोजगार के मामले में, रोजगार देने के मामले में जो है आपके दूसरे स्थान पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन से आपका था चिल्का झील किस नदी के किनारे अवस्थित है। इसके आंसर हो जाते हैं चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और यह जो है आपके एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी तटीय लेगून झील है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी तटीय लेगून झील कौन सी है, तो आपके चिल्का झील है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन से आपको पूछा गया था शर्करा के एल्कोहल में रूपांतरित की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है, इस स्थान से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आपके क्या कहा जाता है, तो आपके किण्वन कहा जाता है, यानी फर्मेंटेशन राइट आंसर आपके हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था टीवी धारावाहिक रामायण में भगवान श्री राम की भूमिका निभाने वाले अभिनेता अरुण गोयल कहाँ के सांसद थे। इसका आंसर हो जाता है फ्रेंड्स आपके अरुण गोयल जो थे आपके उत्तर प्रदेश के मेरठ लोकसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया था। यानी कहाँ के लोकसभा सांसद थे, तो आपके मेरठ से थे, जो फिर आपके बीजेपी पार्टी से संबंधित है। अगला पूछा गया था आपके उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है। जिनमें फ्रेंड्स आपके कई एक ही है जो आपके जो है फ्रेंड्स उसे महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। जिनमें से फ्रेंड्स इसके लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव जरूरी होती है। यानी कि फ्रेंड्स आपके न्यायाधीश को हटाना है तो आपके 2/3 बहुमत आपके पास होना चाहिए, उसी के बाद जो है
प्रस्ताव पारित हो सकता है। अगर रिपोर्ट दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से मंजूरी मिलती है तो महाभियोग प्रस्ताव को पारित किया जा सकता है। अगला पॉइंट है हमारा, मकर संक्रांति के अवसर पर हर साल महालेश्वर यात्रा किस राज्य से मनाया जाता है, यानी किस राज्य में मनाया जाता है। यानी मकर संक्रांति के दिन जो है हर साल जो है महालेश्वर यात्रा किस राज्य से मनाया जाता है, यानी किस राज्य से निकाला जाता है। तो आंसर देते हैं फ्रेंड्स आपके महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के मराल में स्थित मालेश्वर मंदिर में मकर संक्रांति के अवसर पर जो है हर साल मालेश्वर यात्रा निकाली जाती है। यह मंदिर हिंदू भगवान शिव को समर्पित है। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये जो मालेश्वर मंदिर जो है फ्रेंड्स आपके शिव भगवान को समर्पित है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, शास्त्रीय संगीत में कितने स्वर होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपके जो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रेंड्स, आपके इन्हीं तरह के क्वेश्चन जो है आपके शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड, शास्त्रीय कला से रिलेटेड जो है आपके सवाल पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, शास्त्रीय संगीत जो है इसमें कितने स्वर होते हैं, तो आपके इसमें 12 स्वर होते हैं, जिनमें से फ्रेंड्स आपके शास्त्रीय संगीत में 7 शुद्ध स्वर होते हैं और 5 जो है फ्रेंड्स आपके विकृत स्वर होते हैं। और इस तरह से कुल हमारे जो है 12 स्वर निर्मित होते हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा त्वरण का फॉर्मूला पूछा गया था। त्वरण का फॉर्मूला जो फ्रेंड्स आपके स्मॉल ए से दर्शाया जाता है, लेकिन आपके जो ये फॉर्मूला होते हैं अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन टी, ये ऑप्शंस में नहीं था। तो इसलिए फ्रेंड्स ये भी आपके अलग फॉर्मूला बनते हैं, यानी कि त्वरण बराबर जो आपके फॉर्मूला बनते हैं प्रारंभिक वेग यानी अंतिम वेग, और फिर जो प्रारंभिक वेग था ये एक बनते हैं, और नीचे में T2 माइनस T1 बनते हैं। ये आपके फॉर्मूला यानी कि आपके इस तरह से भी आपके एक फॉर्मूला बनते हैं, आपके त्वरण के फॉर्मूला बनते हैं। इस तरह के आपके राइट आंसर हो जाते हैं, ये आपके ए बराबर फॉर्मूला हो जाते हैं। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आपके जो है इस तरह का आपके राइट आंसर हो जाते हैं, V2 माइनस V1 और T2 माइनस T1, ये भी आपके फॉर्मूला बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा ये जो आज का सेशन यहीं से समाप्त हुआ। अगर फ्रेंड्स ये सेशन आपको पसंद आई है, प्रश्न की सेशन अगर पसंद आई है फ्रेंड्स, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और इसी तरह के फ्रेंड्स आपके जो है क्वेश्चन रिव्यू पाने के लिए हमारे सेशन के साथ जुड़िएगा। और आप अगर इस उद्धव क्लासेस पर नहीं है तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। अब फिर मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट सेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।